ओके, चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में, और मैंने बताया कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने तीन टाइप बताया, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। उसी में लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैंने बताया। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग गॉसेस थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे एप्लीकेशन में क्या है कि हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसके लिए पढ़ा था? पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा था, हाँ या ना? ठीक है, लेकिन अगर इस तरह के शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तब हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे गॉसेस थ्योरम का, एप्लीकेशन टू। एप्लीकेशन टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू continuous distribution of charge। To determine electric field due to continuous distribution of charge। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और इसमें हम लोग को जो सबसे पहला पढ़ना है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज spherical shell। स्फेरिकल शेल मतलब समझते हैं, जैसे फुटबॉल क्या है? स्फेरिकल शेल है, अंदर में खाली है, हाँ या ना? बाहर में भी एयर है, वो पतला सा जो परत है उसी को शेल बोलते हैं। बलून को फुला देते हैं आप, क्या बन जाता है? वो शेल बन जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास स्फेरिकल शेल है, तो इस स्फेरिकल शेल के वजह से हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस शेल में 3 रीजन होता है, एक शेल के बाहर होता है ना? एक शेल के बाहर होता है, एक इसका सरफेस पे होता है, और एक शेल के अंदर होता है। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन में निकालने के लिए बोला जाता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए शेल के बाहर भी, शेल के सरफेस पर भी, और शेल के अंदर भी। ठीक है, तो हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। और इसमें सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे आउटसाइड द शेल। क्या पढ़ेंगे? आउटसाइड द शेल, मतलब शेल के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? चलिए सुनेंगे इधर। मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर है और इस शेल का रेडियस है कैपिटल आर। शेल का रेडियस कितना है? कैपिटल आर। ठीक है, हमको बोला गया कि इसके सेंटर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है का मतलब है
कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपको फोर्स बताना है। ठीक है, ये पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, तो रिपेल करेगा तो इधर फोर्स लगेगा, इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, ई है। ठीक है, हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है कि कितना होगा। ठीक है, अब बताइए, ये आउटसाइड द शेल आ गया ना, हाँ या ना, शेल के बाहर है ना। मान लेते हैं कि ये सेंटर से जो इसकी दूरी है ये कितना है, स्मॉल आर है। तो जब भी आउटसाइड द शेल होगा, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रहेगा। अब आगे की बात सुनेंगे। ये जो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं, ये एप्लीकेशन गॉसेस थ्योरम का है। किसका एप्लीकेशन है, गॉसेस थ्योरम का। और आप लोगों को मैंने बताया है कि गॉसेस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, हाँ या ना। तो ये जो पॉइंट पी है, क्या ये क्लोज सरफेस में है, नहीं है ना। पॉइंट पी क्लोज सरफेस में नहीं है, और हमको गॉसेस थ्योरम का ये एप्लीकेशन है, तो हमको सबसे पहले पॉइंट पी को क्लोज सरफेस में लाना होगा। क्या करना होगा, क्लोज सरफेस में लाना होगा। तो ये एक स्फेयर है आपके पास, एक स्फेयर को क्लोज करने के लिए दूसरा बड़ा स्फेयर काफी अच्छा होता है, हाँ या ना। तो हम करेंगे क्या कि इस स्मॉल आर को रेडियस मान करके, ठीक है, इस पॉइंट पी के अबाउट एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाएंगे। और इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस को हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हम लोग को गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी देता है, तो हम फ्लक्स के हेल्प से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला पढ़े हैं कि ई डॉट डी एस होता है, हाँ या ना। तो हम छोटे से एरिया से जब फ्लक्स निकालते हैं तो क्या करते हैं, ई डॉट डी एस। लेकिन ये वाला जो क्लोज सरफेस है ये तो बहुत बड़ा है, हाँ या ना। तो गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है, मतलब पक्का है कि इस क्लोज सरफेस से क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है, और गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन है तो दो बात ध्यान में रखना है कि एक तो क्लोज सरफेस का इस्तेमाल करना है, और दूसरा पक्का है कि क्लोज सरफेस से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, हाँ या ना। तो हम जो क्लोज सरफेस के लिए, हम लोग जो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला पढ़े वो क्या पढ़े, ई डॉट डीएस, मतलब छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालते हैं। तो पहले हम करेंगे क्या कि ये इतना बड़ा एरिया से एक बार में नहीं, पहले एक छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, और जब वो छोटे से एरिया से हम फ्लक्स निकाल लेंगे तो हम ये पूरे के पूरे क्लोज सरफेस से भी फ्लक्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मान के चलते हैं, कंसिडर कर लेते हैं एक छोटा सा एरिया डीएस। कितना वैल्यू है इसका, डीएस। मैंने आपको बोला कि देखिए आप यहाँ पे ई डॉट डीएस लिखते हैं और दोनों के ऊपर एरो साइन है, मतलब ये वेक्टर एरिया है। तो हम बोलेंगे इस एरिया को आपको वेक्टर एरिया बनाना है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या करना होगा, डायरेक्शन देना होगा। अब देखिए ये जो सरफेस है ये कुछ इस तरह का हम लिए छोटा सा एरिया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर किधर ड्रॉ करते हैं, इस तरफ, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि हमको वेक्टर एरिया का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। और वेक्टर एरिया को हम लोग डायरेक्शन हम लोग एन कैप से लिखते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पहले छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, बाद में बड़े एरिया से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, है ना, समझते हैं इधर। क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फेरिकल शेल, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फेरिकल शेल। डीएस क्या है, स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया सराउंडिंग, सराउंडिंग पॉइंट पी, जो पॉइंट पी को घेरे हुआ है,
ठीक है। ई क्या है? ई को आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड at distance small r from center of the spherical shell। ठीक है, अब हम आपसे पूछे कि बच्चे लोग बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस एरिया ds से कितना निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एरिया ds, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एरिया ds, ds एरिया से कितना फ्लक्स, तो आप बोलेंगे ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी E है और एरिया कितना है ds, तो E डॉट ds, फ्लक्स के लिए यही फॉर्मूला पढ़े ना यार, E डॉट ds। इसको क्या लिख सकते हैं और हम लोग E ds cos थीटा। क्या आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और वेक्टर एरिया के बीच का एंगल बता सकते हैं? कितना? 0 डिग्री। दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? ई डी एस इंटू कॉस 0। और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चे लोग? 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई डी एस इंटू 1। तो डीएस एरिया से आपने फ्लक्स निकाल लिया, कितना आ गया? ई इंटू डीएस। ये जो छोटा सा एरिया डीएस है, यहां से फ्लक्स कितना मिल गया हम लोगों को? ई इंटू डीएस। अब अगर हमको बोला जाए पूरे के पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स बताइए, क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस। तो आप बोलेंगे अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हाँ या ना। तो हम लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है क्लोज सरफेस में साइक्लिक इंटीग्रल होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस साइक्लिक इंटीग्रेशन इक्वल टू ई इंटू, अब बताइए यहाँ पे ये जो आपका सरफेस है, ये छोटा सा सरफेस डीएस है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे मतलब आप इसको बड़ा करते जा रहे हैं, और ये बड़ा होके क्या करेगा? ये बड़ा वाला स्क्वायर बना देगा। ये छोटा सा एरिया बताया है, जब ये स्क्वायर बढ़ जाएगा, जब ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, तो एरिया कितना मिलेगा आपको? 4 पाई आर स्क्वायर। कौन वाला आर? स्मॉल की कैपिटल स्मॉल ना, ये वाला जो है इसका रेडियस स्मॉल आर है ना, तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इसको लिखेंगे 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये जो हमने फ्लक्स निकाला है, ये हमने छोटा सा एरिया कंसिडर किया है, छोटे एरिया से फ्लक्स निकाल करके बाद में उसको इंटीग्रेट करके बड़े एरिया से फ्लक्स निकाले हैं। लेकिन हम लोगों को गॉस ने भी एक मेथड बताया ना फ्लक्स निकालने का, क्या बताया है? नाउ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस ने क्या बताया फ्लक्स निकालने का तरीका? ये बताए हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस ये किसके बराबर होता है? क्यू इनसाइड बाय, यही है ना यार, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस कितना होता है? क्यू इनसाइड बाय। अब बताइए तो इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आपको कितना दिख रहा है? ये क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज क्यू दिख रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम लोग क्यू इनसाइड का वैल्यू क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे, तो आपको मिलेगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल दिए 2। देखिए ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसी क्लोज सरफेस के लिए, ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसी क्लोज सरफेस के लिए। एक बार गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किए हैं, एक बार मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किए हैं, हाँ या ना। दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा ना, सेम क्लोज सरफेस के लिए है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं?
ई इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r² को इधर भेज दीजिए तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r²। ये एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, और ये है आउटसाइड द शेल। अगर हम आपको बोले कि बच्चे बताइए ऑन द सरफेस ऑफ द शेल क्या होगा, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, इस शेल के सरफेस पे मतलब यहां पे कहीं पे, तब देखिए जैसे ही हम आपको सरफेस पे बोलेंगे आप इस पॉइंट पी को लेके यहां पे आ जाएंगे, आएंगे ना यार। जैसे सरफेस बोलेंगे पॉइंट पी को लेके कहां चले आएंगे, इस पॉइंट पे आ जाएंगे। जैसे पॉइंट पी इस पॉइंट पे आएगा, स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। जैसे आप सरफेस पे चले आएंगे, दिख रहा है, जैसे आप सरफेस पे चले आएंगे तो ये जो पॉइंट पी है ये कहां आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। तो ऑन द सरफेस ऑफ द शेल हम बोल सकते हैं क्या कि स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर की जगह क्या पुट करेंगे, कैपिटल आर पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r²। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक है। अब इनसाइड द शेल भी निकालना है, लेकिन पहले आप लोग इतने को कॉपी कीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन 2 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 1 में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, उसमें सबसे पहले नंबर पे आउटसाइड द शेल। डार्क हो जाएगा।
जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए प्लीज, बात नहीं कीजिए, टॉपिक लंबा है, ओवर करना है एक ही क्लास में।
हो गया, कॉपी कर लिए लोग, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम, है ना, चलेंगे। तो हम लोगों ने आउटसाइड द शेल देख लिया कितना है, सरफेस ऑफ द शेल देख लिया कितना है। अब हम लोगों को तीसरा इसमें पढ़ना है कि इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करें। कॉपी कर लिए ना सब लोग? चलिए देखेंगे इधर। तीसरे नंबर पे आता है इनसाइड द शेल। इस बार हम लोग को शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, बातचीत नहीं करेंगे, समझेंगे इधर, है ना। मान लेते हैं कि हमने एक शेल ले लिया है, ठीक है, इसके ऊपर प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये इसका सेंटर है और रेडियस हमने कितना बोला है, कैपिटल आर बोले है ना। तो इसका जो रेडियस है ये कितना है, कैपिटल आर है। सुनेंगे अभी, इधर प्लीज बातचीत नहीं, इधर देखिए। इधर हमको बोला गया कि शेल के अंदर कोई एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पे आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। सेंटर से इसकी दूरी है स्मॉल आर, सेंटर से दूरी कितनी है, स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, मतलब यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे आपसे फोर्स पूछा जा रहा है ना। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने बोल दिया वेक्टर ई। कितना बोल दिए, वेक्टर ई। गॉसेस थ्योरम ये हमेशा क्लोज सरफेस के लिए काम करता है, तो हम लोग यहाँ पे सरफेस को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। पॉइंट पी को, एक स्फीयर है, इसके अंदर एक और स्फीयर बनाएंगे, तो ये पॉइंट पी जो है ये क्या होगा, क्लोज सरफेस में आ जाएगा। हम लोग गॉसेस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पहले हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और फ्लक्स के हेल्प से ही हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। और फ्लक्स अगर हमको निकालना है तो पहले हमको एक छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं एक छोटा सा एरिया लिए हैं ds, इस छोटे से एरिया से फ्लक्स निकालेंगे, बाद में इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये पूरे के पूरे क्लोज सरफेस से फ्लक्स मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा ना। यहाँ पे हम क्या किए, बोले ये जो वेक्टर एरिया है
इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया। इसको हमने बोल दिया कि ये एन कैप है। क्या है, एन कैप। ठीक है, बिल्कुल जैसे पहले डायग्राम बनाए थे, है ना, बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनाए हैं। बस इससे पहले हमने क्या किया था, स्फेयर के बाहर बनाए थे, इस बार हम लोग सेम डायग्राम स्फेयर के अंदर बनाए। ठीक है, अब आप बोल सकते हैं सर ये पॉजिटिव, यहाँ पे जो आप रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स दिखा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो इधर ही आप ये ई कहाँ से दिखा रहे हैं, इधर तो कोई चार्ज ही नहीं दिख रहा हमको, तो रिपल्शन होता तभी ना दिखाता, हाँ या ना, तभी ना दिखता, ये नहीं दिखता। ये सिर्फ जो हम लोग का पहला डायग्राम था उसी को हमने क्या किया है, मान ले रहे हैं कि ऐसा ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और वेक्टर एरिया इतना है। ठीक है, फाइनल जब आंसर आएगा तो पता चल जाएगा कि इसकी कहानी क्या है। ठीक है, अब देखिए Q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फेरिकल शेल। ठीक है, ds क्या है, स्मॉल एरिया सराउंडिंग पॉइंट P, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल। इसके बाद अगर हम आपको बोलेंगे कि बताइए कि उस ds एरिया से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो आप क्या बोलेंगे, E डॉट ds, और दोनों के बीच में E और ds के बीच में एंगल कितना है, 0, तो E डॉट ds को E ds cos थीटा लिखेंगे, और cos थीटा की जगह cos 0 हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो ds एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, E इंटू ds। ये हमने छोटे से एरिया से निकाला है, अगर हमको पूरे के पूरे अंदर वाले स्फेयर से निकालना होगा तो अब हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस, तो हम इसके लिए इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करके ये वैल्यू निकाले E इंटू 4πr²। ठीक है, ये हमने क्या किया, छोटे से एरिया से फ्लक्स निकाल के बाद में इंटीग्रेट करके बड़े एरिया से फ्लक्स निकाला। हम लोगों को गॉस ने भी एक मेथड बताया है फ्लक्स निकालने का। क्या मेथड बताया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोज सरफेस क्या होता है, Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से कहानी बदल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम आपको बोले कि बताइए बच्चों इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो क्या बोलेंगे आप, इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो क्या बोलेंगे आप, बोलिए, बताइए, देख के बताइए जल्दी से। चार्ज है ही नहीं, हाँ यार, कोई चार्ज दिख रहा है क्या, तो अगर आपसे पूछा जाए कि Q इनसाइड का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, Q इनसाइड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज सरफेस से निकल रहा है ये कितना है, तो 0 हो जाएगा। इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 2। ये 1 है, ये भी उसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स है, ये 2 है, ये भी उसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू कितना, 0। तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 0। अब समझिए, अंदर में कोई चार्ज रहता तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता, हाँ या ना, जब अंदर में कोई चार्ज है ही नहीं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा क्या। तो हम लोगों ने सिर्फ इमेजिन करके ये सारा चीज क्या किया है, बनाया है, जिससे हम लोग को फाइनल आंसर में क्या मिल गया, 0 ही मिल गया। तो याद रखना है कि स्फेरिकल शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। स्फेरिकल शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0 का, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना। स्फेरिकल शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, 0। अब आगे सुनेंगे, है ना। देखिए इधर प्लीज बातचीत नहीं कीजिए। यहाँ पे हम लोगों को ना एक ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन E एंड R, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, इसके बीच में एक ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग वो ग्राफ बनाएंगे। पहले एक स्फेरिकल शेल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है। इस स्फेरिकल शेल के ऊपर हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है ना, इस शेल का सेंटर है
देखेंगे अभी इधर, है ना। देखिए इधर बातचीत नहीं प्लीज। चलिए सुनेंगे अभी इधर, है ना। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए हैं और इधर हम लोग डिस्टेंस ले लिए हैं। आप लोगों ने अभी देखा कि स्फेरिकल शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां तक तो ये स्फेरिकल शेल के अंदर का रीजन है, हाँ या ना। और अगर हम आपसे पूछे कि स्फेरिकल शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना लिखेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके, ठीक है। इसके बाद समझिएगा बात। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़े हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और ऑन द सरफेस ऑफ द शेल क्या पढ़े हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। यही पढ़े हैं ना। अब समझिए बात, स्फेरिकल शेल के अंदर में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो है। स्फेरिकल शेल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का। मतलब स्फेरिकल शेल से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? घटेगा, हाँ या ना। तो स्फेरिक सरफेस से दूर जा रहे हैं, स्फेरिकल शेल का वैल्यू घट रहा है। अंदर में है तो स्फेरिकल शेल कितना है? जीरो है। तो सरफेस पे क्या होगा? क्या होगा? समझिए फिर से, है ना। इस स्फेरिकल शेल से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रहा है। स्फेरिकल शेल के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? जीरो है। अगर हम सरफेस पे होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ में आया बात? क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना। तो अब देखिए यहां तक तो अंदर में थे, जीरो हो गया। अब देखिए जब आप यहां पे आ गए हैं तो मैक्सिमम है, सरफेस पे कितना है, और उसके बाद क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब लगातार वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये मैक्सिमम से कुछ इस तरह से जाएगा। यही वाला लाइन है ना, ई इज इनवर्स कर्व है ना, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का, हाँ या ना। और ये जो है ये ई मैक्सिमम है, जिसको हम लोग सरफेस ऑफ द शेल पे निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो दिक्कत यहाँ पे, तो ये तो शेल के हर तरफ होगा बाबू। आप इधर जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। अंदर में जीरो है तो सरफेस पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सरफेस पे हम लोगों ने क्या किया? मैक्सिमम ले लिया। और इधर जाने लगे तो ये घट गया, खराब तरह से घट गया। ठीक है। ओके, ये ग्राफ ध्यान में रहेगा, हाँ या ना। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये ग्राफ है E और R का, कब? स्फेरिकल शेल के केस में, ठीक है। ये सिर्फ ये ग्राफ 3 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी डेरिवेशन आप लोग करेंगे। तीसरे नंबर पे डालिए इनसाइड द शेल। और इनसाइड द शेल में स्मॉल आर का वैल्यू जो है ये लेस देन कैपिटल आर होगा, ठीक है।
अपने पास अपने पास डायग्राम बना लिए ना, यहाँ तक तो
इसके डेरिवेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं है, पहला वाला जैसे याद करके रखेंगे यहाँ तक वही है, यहाँ पे सिर्फ गॉसेस थ्योरम के बाद जीरो पुट कर देना है क्यू इनसाइड, है ना। तो एक याद करेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्या गलती था, समझ में आया? हम्म। नहीं। हाँ, ये टच नहीं ना होगा। आपने गलती कर दी है, लाइन खींच दी है तुरंत। ये आप लोगों के लिए होमवर्क पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बना के आएंगे, है ना। वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, बना के आना है ना।